नमस्कार। अभी तो को रूम थिएटर इस पर आज आप सभी का स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मज। और जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था कि प्रेमचंद की लिखी फिल्म द मिल मजदूर के बारे में हम बातें करेंगे। प्रेमचंद ने एक अकेली फिल्म लिखी थी, उसका नाम द मिल था। और हम सभी जानते हैं प्रेमचंद के बारे में कि प्रेमचंद मुंबई आए थे। मुंबई आने के बाद उन्होंने फिल्में लिखी। उनमें से एक फिल्म पूरी हो पाई थी और उस पूरी होने के बाद उसकी रिलीज़ 1934 में तय की गई थी, लेकिन यह फिल्म 1934 में रिलीज़ नहीं हो पाई थी। रिलीज़ नहीं होने के पीछे कई सारे कारण थे। उन कारणों के डिटेल में अगर जाएं तो पता चलेगा कि सेंसर बोर्ड को बहुत सारी समस्याएं थी फिल्म से। समस्या यह भी थी कि इस फिल्म में जिस तरीके से मज़दूरों का चित्रण हुआ था, मज़दूर और मिल मालिकों के बीच के संबंध का चित्रण हुआ था, उस चित्रण से आशंका थी सेंसर बोर्ड के मेंबरान्स को। तब उसको BBFC कहा जाता था, बॉम्बे बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। उस सेंसर बोर्ड के मेंबर में कुछ लोगों को यह आशंका थी कि यह फिल्म रिलीज होगी तो मुंबई में कानून की समस्या आ सकती है, इसलिए कि मज़दूर इसे देख करके अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो सकते हैं, वे भड़क सकते हैं और मालिकों के खिलाफ जा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि वे ऐसा नहीं चाहते रहे होंगे और इसकी वजह से उस फिल्म को बार बार रोका जाता रहा। बार बार कहने का मतलब कि 1934 में जब यह फिल्म वहाँ जमा की गई थी सेंसर बोर्ड के लिए, उसके बाद से कई दफ़ा ये लौटी उनके पास और कई दफ़ा वापस आई और उस पर काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी बातें हुई, और लेकिन वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। तो निकुर चला तो उसके पीछे भी और सारी वजह थी। मैं इस सारे डिटेल में जाऊंगा अभी एक एक करके। मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ कि और कुछ लोग यहाँ आ जाएं और जिससे हमारी बातचीत में थोड़ा आनंद आ जाए और ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके, क्योंकि फिर नहीं तो बाद में पलट के सुनना पड़ेगा, पलट के देखना पड़ेगा और पलट के बातें करनी पड़ेंगी। कुछ एक सवाल भी आए हैं, जैसा कि आग्रह किया गया था, तो कुछ एक सवाल भी आए हुए हैं। उन सवालों की भी मैं चर्चा करूंगा, उन सवालों पर भी बातें करूंगा, तो उनका भी जिक्र होगा और उस पर हम लोग बातें करेंगे। बहुत मज़ेदार प्रसंग हैं उस फिल्म से जुड़े हुए, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी बातें हैं और उन बातों में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में कम जानकारी है। हालांकि प्रेमचंद को लेकर के और प्रेमचंद के फिल्म प्रवास को लेकर के, प्रेमचंद का जो फिल्मों में आना और फिल्मों में लिखना और फिर यहाँ से निराश होना, जैनेंद्र कुमार को पत्र लिखना, राम वृक्ष बेनीपुरी को उनका मना करना कि आप ये फिल्म मत देखिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी उन्हीं दिनों मुंबई आए हुए थे और उन्होंने इसका विज्ञापन देखा था तब, तो लेकिन उन्होंने मना किया था कि प्लीज़ मत देखना इस फिल्म को। तो 1934 से 1935 के बीच ये 2 साल प्रेमचंद यहाँ रुके रहे। हो सकता है ये 33 में ही आ गए हों प्रेमचंद, उसका ठीक ठीक हवाला उनके जीवनीकार बता सकते हैं कि मुंबई वे कब आए थे और कब तक रुके। वैसे यही स्पष्ट जानकारी मिलती है कि 1935 में वे बनारस लौट गए थे और फिर
हम सभी जानते हैं कि 1936 में उनका देहांत हुआ और यह फिल्म मुंबई में उनके मृत्यु के बाद 1939 में रिलीज हो पाई। तो उसमें कुछ डेट्स हैं, कुछ सारी बातें हैं जिनके लिए मुझे देखना पड़ेगा उनकी तारीखों को याद करना उतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन मैंने जो सारी सामग्रियां जमा की हैं या इसके बारे में जो अध्ययन किया है, जो भी सामग्रियां एकत्रित हुई हैं मेरे पास, उसमें एक सबसे बड़ी भूमिका देवश्री राय के लेख की रही है। देवश्री राय कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है। खास करके उनकी रुचि हुई कि ऐसी क्या बात थी कि द मिल दो तीन प्रिंट कह लें, उसके 2-3 प्रिंट बने, 2-3 कॉपी बनी, और बार बार वो फिल्म जमा की गई, बार बार वो फिल्म रिजेक्ट हुई, और फिर फाइनली 1939 में फिल्म रिलीज हो पाई। मतलब सोचें, 1934 में फिल्म बनी थी और फिर 1939 में वो फिल्म रिलीज होती है। 5 साल का समय। इस बीच में प्रेमचंद का देहावसान हो गया। प्रेमचंद 1934-35 में जब तक यहाँ थे तब तक शायद इस प्रक्रिया से वे परिचित रहे हैं। और लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री का जो रिवाज है कि निर्माता निर्देशक लेखक को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, और ख़ास करके जब सेंसर की बातें आती हैं या उसके बिजनेस की बातें आती हैं तो इसमें वे खुद ही डील करते हैं, खुद ही सारी चीज़ें तैयार करते हैं। मुझे लगता है कि जो फिल्म के निर्देशक मोहन भवनानी थे और अजंता सिनेटोन की यह फिल्म थी, तो अजंता सिनेटोन और के निर्माता और मोहन भवनानी बैठ करके ये सारी चीज़ें तय कर रहे होंगे और उसमें से सीन काट रहे होंगे या सीन जोड़ रहे होंगे और बार बार तब्दीली कर रहे होंगे। उससे भी हमारे प्रेमचंद जी नाराज़ हुए होंगे, और तभी उन्होंने जा कर के वहाँ जो सिनेमा और साहित्य लेख लिखा, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा कि कैसे सिनेमा सिर्फ मुनाफे के लिए होता है और साहित्य उससे अलग होता है। और सिर्फ मुनाफे की बात इसलिए आई कि यहाँ पे चूँकि फिल्मों में इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, और इसमें जाहिर सी बात है एक फिल्म बनने के बाद कोई भी निर्माता निर्देशक चाहता है कि जल्दी से जल्दी वह फिल्म रिलीज हो और उसका निवेशित धन वापस आ जाए। तो इस हिसाब से उनका सोचना भी बहुत गैर वाजिब नहीं है, लेकिन एक लेखक के दृष्टिकोण से सोचे, और वो भी हिंदी के बहुत ही प्रमुख साहित्यकार प्रेमचंद, कथा शिल्पी प्रेमचंद की नज़रिए से सोचें, तो ये बात बहुत दुखदाई है किसी भी लेखक के लिए। कोई भी लेखक जो कुछ लिख के देता है और जो बातें करता है, उसमें अगर कोई भी कटौती होती है, किसी प्रकार की काट छाट होती है, तो उससे दिक्कत होती है। तो थोड़ी बहुत जानकारियाँ जो मैंने जुटाई हैं, और ख़ास करके देवश्री राय की जो रुचि थी वह यही थी कि क्यों ऐसा हुआ और क्या क्या हुआ। अब आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म का कोई भी प्रिंट उपलब्ध नहीं है, कहीं कोई प्रिंट उपलब्ध नहीं है। जो नेशनल फिल्म आर्काइव में इसकी एक प्रति रही होगी, वो भी प्रति शायद जो भीषण आग लगी थी उसमें जल गई, और उसके बाद से कुछ भी वहाँ नहीं बचा हुआ है। तो सामग्रियाँ कैसे मिले? तो सामग्रियों का एकमात्र सोर्स जो अब बचता है वह है कि उस फिल्म से जुड़ी खबरें, उस समय के अखबारों में जो बातें आई वो, अगर कोई बुकलेट छपा है तो उस बुकलेट में क्या लिखा गया था, उस बुकलेट से भी जानकारी मिलती है। इस फिल्म का द मिल मजदूर का जो विज्ञापन टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था उस ज़माने में, तो वहाँ से कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। और इस तरीके से देवश्री राय ने बहुत सारे, और सेंसर बोर्ड में शायद आप जानते हो कि सेंसर बोर्ड में जब भी किसी फिल्म की कोई प्रति जमा की जाती है तो वहाँ पे जो भी रिपोर्ट बनती है या जो भी कार्रवाई होती है या जो भी प्रक्रिया होती है वो सबको पूरा नोट डाउन किया जाता है और उसका हवाला रखा जाता है फॉर द रिकॉर्ड। तो उस रिकॉर्ड के जरिए भी देवश्री राय ने बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं। तो उसके हिसाब से सबसे पहले 5 जून को तो ये रिलीज हुई थी फिल्म। ये फिल्म 1934 में बनकर तैयार हुई थी और वहाँ सितंबर के महीने में 1934 के सितंबर के महीने में यह फिल्म जमा की गई और उन्होंने हवाला दिया है कि 1 और 5 तारीख को, 1 और 5 अक्टूबर को यह फिल्म देखी गई।
फिल्म वहाँ देखी गई और फिल्म देखने के बाद बोर्ड के सचिव ने जो चिट्ठी लिखी मोहन भावनानी को, फिल्म के निर्माताओं को और निर्देशक को, तो उन्होंने यही कहा कि बोर्ड की राय में फिल्म का विषय मुंबई प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में प्रदर्शन के उपयुक्त नहीं है। इस फिल्म को अगले 6 महीनों तक प्रदर्शन का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता, स्पष्ट निर्देश था। इसके बाद जो हवाला मिलता है उसमें यह है कि उनके निर्देश के आधार पर फिर इन्होंने थोड़े बहुत सुधार किए, उसमें चेंजेस किए, कट किए। कट करने के बाद फिर से फिल्म जमा की गई 1934 में। 120 फीट, तब फीट में वो फिल्म नापी जाती थी, मिनट और ये सब चीज़ें अब चलती हैं। तो 120 फीट फिल्म काट दी गई और तब जाकर के यह फिल्म फिर से देखी गई 23 और 25 अक्टूबर को, और फिर से वही बात हुई। देखने के बाद उन्होंने फिर से रिजेक्ट कर दिया फिल्म को, कहा कि नहीं, अनुमति नहीं दी जा सकती। जो अब बम्बई में फिल्म रिलीज़ नहीं हो पा रही थी। बम्बई के अलावा उस समय सेंसर बोर्ड 4 और शहरों में था, और मुंबई, जिसको बॉम्बे कहते थे तब, इसके अलावा लाहौर में था सेंसर बोर्ड, और कलकत्ता में था, और चौथा सेंसर बोर्ड रंगून में था। जी हाँ, तब रंगून भारत का हिस्सा हुआ करता था। मद्रास में उस ज़माने के, और हैदराबाद में या दिल्ली में कोई भी सेंसर बोर्ड नहीं था। तो अजंता सिनेटोन के लोगों ने लाहौर में इस फिल्म को सेंसर के लिए भेजा, और लाहौर सेंसर को कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने इस फिल्म को मंजूरी दे दी। और यह फिल्म लाहौर में, लाहौर के अलावा दिल्ली में और उस रीजन के सारे शहरों में फिल्म रिलीज हुई। लाहौर में, दिल्ली में, लखनऊ में, हो सकता है बनारस भी गई हो, क्योंकि जो हवाला मिलता है, जो संकेत मिलता है, और जो चंडी जी का सवाल भी है, चंडीदास सवाल ने पूछा है, चंडीदास शुक्ला जी ने, कि क्या ऐसा हुआ था कि उनके प्रिंटिंग प्रेस में भी इस फिल्म की वजह से हड़ताल हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे लेखों में जिक्र मिलता है कि चूँकि मिल में मज़दूरों के हक़ की बात थी, मज़दूरों के हड़ताल की बात थी, तो इसको देखने के बाद बहुत सारे जो वहाँ के मज़दूर थे, खास करके उनकी फैक्ट्री के मज़दूर थे, उनके प्रिंटिंग प्रेस के जो मज़दूर थे, उनमें ये चेतना आई और उन्होंने उसमें हड़ताल कर दी। यह अपने आप में बहुत ही रोचक प्रसंग है और इसके बारे में लिखा जाना चाहिए, बात की जानी चाहिए। यह जानकारी उनकी जीवनी में, बाकी जगहों पे उनकी चिट्ठी पत्री में मिलती है कि उनके प्रिंटिंग प्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके लिए उनको कर्ज लेना पड़ रहा था और कैसे भी मैनेज करना पड़ रहा था। तो हो सकता है कि इस तरीके की बात हुई हो। तो चंडीदास शुक्ला जी के इस सवाल का जवाब यही है कि बहुत ठोस कोई सबूत नहीं मिलता है। उनके जीवनीकार जो लोग हैं या उनके परिवार के लोग हैं, इनके पास अगर जानकारी हो तो वो अगर कुछ शेयर करें तो इसमें विशेष जानकारियां बढ़ सकती हैं। उसके बाद लेकिन जो बातें हैं कि मुंबई में फिल्म को रिलीज होना बहुत ज़रूरी था, बिज़नेस के हिसाब से ज़रूरी था। यह बिज़नेस आप सभी जानते होंगे कि हिंदी फिल्मों का बिज़नेस सबसे ज़्यादा मुंबई से होता है, मुंबई के बाद दिल्ली आती है। तो अभी भी ये स्थिति है, और उस ज़माने में तो ये स्थिति थी, चूँकि सिनेमाघर और भी कम थे, तो 47% बिज़नेस मुंबई से होता था। इसलिए भी निर्माता चाहते रहे होंगे, निर्देशक चाहते रहे होंगे कि यह फिल्म मुंबई में ज़रूर रिलीज हो, और मुंबई में रिलीज़ करने की कोशिश में ही वे बार बार इसको वहाँ पे जमा करते रहे और उसके बारे में बातें करते रहे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि 34, 35, 36 इन सालों में फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई, और ऐसा एक हवाला मिलता है कि इस फिल्म को अजंता सिनेटोन ने सेठ की बेटी नाम से भी जमा किया सेंसर बोर्ड में। फिल्म का टाइटल बदल दिया
और जिस फिल्म की कहानी मैं बाद में बताऊंगा, जिस कहानी के हिसाब से वो बहुत ही उपयुक्त शीर्षक था सेठ की बेटी, तो सेठ की बेटी के नाम से उन्होंने फिल्म को जमा किया वहाँ पे, लेकिन तब भी फिल्म रिजेक्ट हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय के जो सेंसर बोर्ड के मेंबरान रहे होंगे, उसमें से कुछ एक मेंबर ने हो सकता है पुरानी फिल्म भी देखी हो और उनको समझ में आ गया हो कि ये वही फिल्म है, इसलिए उन्होंने फिर से रिजेक्ट कर दिया। और इस बार जो कारण बताया था उसमें ये था कि ये मिल मालिक और मजदूरों के बीच का संबंध खराब करेगा। जी हाँ, इसकी वजह से इस फिल्म को रोका गया। और फाइनली जब 1937 में, अगर आप लोग देखें तो 1937 में कांग्रेस पार्टी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जीत कर आई थी, उसको बहुमत मिली थी। और जैसा कि हर सरकार करती है कि जब भी सत्ता में, केंद्र में कहीं भी पावरफुल पोजीशन में नई पार्टियां आती हैं, नई सरकार बनती है, तो सेंसर बोर्ड से लेकर तमाम संस्थाओं के सदस्य बदल दिए जाते हैं, अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि मुंबई के सेंसर बोर्ड के भी सदस्य कैसे बदले गए थे। वैसे ही उस ज़माने में भी ये हुआ और सेंसर बोर्ड के सदस्य बदल दिए गए थे। और उस बदलाव की वजह से फिर ये हुआ था कि जो नए मेंबर आए थे उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग आ गए थे, और कांग्रेस पार्टी के अलावा उसमें बॉम्बे टॉकीज़ के राय साहब चुन्नीलाल एक सदस्य बने थे सेंसर बोर्ड के, और रंजीत मूवीटोन के चंदूलाल शाह, नहीं, चिमन लाल शाह भी वहाँ के सदस्य बने थे। तो इन लोगों ने सिफारिश की, इन लोगों ने कहा, उनसे समझाया कि फिल्म को थोड़ा बदलो, फिल्म की कहानी को बदलो, थोड़ा सा फिल्म के क्लाइमैक्स को बदलो, और इस हिसाब से करो कि वह फिल्म सेंसर को मंजूर हो जाए। किस तरह का बदलाव हुआ, क्यों बदलाव हुआ, यह बात अंग्रेजी के अखबारों में नहीं मिलता। हिंदी का एक उस ज़माने का अखबार जो था, और विविध वृत्त नाम से, उसमें एक हिंदी समीक्षक ने जानकारी दी और बताया कि सेंसर बोर्ड के कुछ सदस्यों ने मोहन भवनानी को कहा कि गांधी जी का रास्ता अपना लो। फिल्म का जो फॉरवर्ड था उसके पहले, उसके पहले कह लें कि कम्युनिस्ट वाला था और समाजवादी था, मजदूरों के हक की बात करता था। लेकिन सेंसर बोर्ड की सलाह पर फिल्म की कहानी और क्लाइमैक्स को बदला गया थोड़ा सा। 1200 फीट, जी हाँ, 1200 फीट फिल्म को छोटा किया गया, तब्दीली की गई उसमें। और फिर कहानी में इतना बदलाव हो गया और कि फिल्म के विज्ञापन में, टाइम्स ऑफ इंडिया में वो विज्ञापन छपा था, उस विज्ञापन में निर्माताओं ने कहा कि अगर मिल मालिक और मजदूर मिलकर इस फिल्म को देखें तो हड़ताल रोकी जा सकती है। आप जरा सोचें, अगर प्रेमचंद जीवित होते 1939 तक तो उनकी क्या स्थिति हुई होती और क्या प्रतिक्रिया रही होती। जिस फिल्म को सिर्फ इस वजह से 5 सालों तक रोका गया कि इसका कंटेंट मजदूरों के हक में है, इसका फॉरवर्ड जो है वो कम्युनिस्ट वाला है, मिल मालिकों के खिलाफ अपने अधिकारों की बात करता है, इसलिए उस फिल्म को बार बार रोका गया था। और एक संकेत और मिलता है, जानकारी मिलती है कि उस समय सेंसर बोर्ड के मेंबर में एक मेंबर बेराम जीजी भाई थे, और बेराम जीजी भाई टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तो उन्हें लगा होगा कि भाई ये हमारे एसोसिएशन के मेंबरान के हित में नहीं, अगर यह फिल्म रिलीज होती है और फिल्म की वजह से हड़ताल होती है और तो उसका नुकसान हो सकता है।
यहाँ एक चीज़ और याद करने की ज़रूरत है जिसका रेफरेंस ये है कि तब मुंबई में ज़्यादातर सिनेमा घर कपड़ा मिलों के पास थे, क्योंकि मिल के मजदूर जो मुंबई से बाहर से आते थे, जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते थे, उन्हें शाम में फैक्ट्री से निकलने के बाद, मिल से निकलने के बाद अपना समय बिताने के लिए एक सस्ता मनोरंजन सिनेमा के तौर पर मिलता था। जिन लोगों ने सिनेमा का अध्ययन किया है उनको जानकारी होगी कि सिनेमा का विकास ऐसे ही प्रवासी मजदूरों की वजह से हुआ है। ये आज मल्टीप्लेक्स और अमीर दर्शक और जो समृद्ध दर्शक हैं वे जाते हैं फिल्में देखने के लिए, लेकिन फिल्मों का पूरा विकास, उसमें बड़ा योगदान, बड़ी हिस्सेदारी कामगारों की रही है, उन प्रवासी मजदूरों की रही है जी, जो घर से बेघर होकर के और बड़े शहरों में आकर के काम करते थे। तो सेंसर को यह डर था कि अगर यह फिल्म रिलीज होगी तो चूँकि मिल एरिया में ही ज़्यादातर सिनेमा घर हैं, तो ये इस सिनेमा का बुरा असर हो सकता है, मिल के अहित में हो सकता है, मिल के खिलाफ जा सकता है। इसलिए भी इस फिल्म को, और चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि बेराम जीजी भाई बोर्ड के मेंबर थे और वो टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे, जिसकी वजह से ये बार बार रोका गया। ये तो फिल्म से संबंधित बातें हुई, और प्रेमचंद इस बात से सचमुच में बहुत दुखी हुए होंगे और फिर वहाँ से निकल गए होंगे। लगभग 25 मिनट में बोल चुका हूँ, और आपके सवाल आते जाएं तो फिर मैं और भी इन्वॉल्व होता जाऊंगा, या नहीं तो मैं फिर उस फिल्म का कथासार और उन सारी चीज़ों की बातें करूंगा मैं। प्रीति जायसवाल जी ने एक सवाल पूछा था कि मेरे नाम में जो ब्रह्मात्मज है उसका क्या अर्थ है। तो प्रीति जी अगर सुन रही हो या बाद में सुनेंगी तो उनके लिए इसका जवाब यही है कि यह नाम मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, और मेरी माँ का नाम नंदिनी ब्रह्मा था, ब्रह्मा उनके नाम में था, और ब्रह्मात्मज का मतलब हुआ ब्रह्मा का बेटा। तो इस तरीके से मैं 4 भाई हूँ, और पिताजी ने चारों भाइयों के नाम ब्रह्मात्मज रखे थे, सरनेम उनका, और बाकी नाम रखे थे, तो मेरा नाम अजय ब्रह्मात्मज वहाँ से पड़ा। आर्यन शर्मा जी का सवाल है कि कहीं कोई प्रिंट नहीं है फिल्म का। सही बात कह रहे हैं आप, कहीं कोई प्रिंट नहीं है, तो फिल्म के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? तो फिल्म के बारे में जानकारी एक तो बुकलेट से मिलती है, बुकलेट का मैं पूरा जिक्र करूँगा, और उन्होंने कलाकारों के नाम भी पूछे हैं तो कलाकारों के नाम भी बताऊँगा, उस टीम से जुड़े सारे टेक्नीशियंस के भी नाम बताऊँगा मैं आपको। तो ये जानकारी उस बुकलेट से मिलती है, और बुकलेट बहुत ज़रूरी सामग्री होती है। प्रचार सामग्री जो होती है, प्रचार सामग्री दस्तावेजीकरण का काम करती है, और हिंदी फिल्मों के रिकॉर्ड के लिए, हिंदी फिल्मों के अध्ययन के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप उसमें जाएं और उस बुकलेट को देखें, बुकलेट उपलब्ध है, मिल जाता है कहीं कहीं, मुझे कहीं से मिला था, उस बुकलेट को मैंने देखा, बुकलेट देखने के बाद से ये सारी जानकारियाँ मिली हैं। अब मैं अगर बुकलेट पे आऊँ और बुकलेट की बात करूँ और आपके कलाकारों की बात करूँ, तो यह बुकलेट अंग्रेजी में, इसमें सारा टेक्स्ट छपा था। अंग्रेजी के अलावा इसमें मराठी और गुजराती में भी, गुजराती भाषा में भी कथासार लिखा गया था और कास्ट एंड क्रेडिट लिखा गया था। इसमें हिंदी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल हुआ था, हिंदी में कोई जिक्र नहीं मिलता। इस फिल्म के बारे में जो बुकलेट है उसमें लिखा गया है कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक भवनानी के सहयोग से लिखी गई द मिल मजदूर को बड़ी फिल्म कह सकते हैं। इस फिल्म की खास बात रियलिज्म है। रियलिज्म वाली बात वही थी कि इस फिल्म की शूटिंग उन मज़दूरों के साथ की गई थी जो मज़दूर वास्तव में फैक्ट्री में काम करते हैं या वहाँ से निकलते हैं, उनका
एक बड़ा चंक इसमें था। और हाँ, एक रोचक बात है कि प्रेमचंद ने भी एक मजदूर की भूमिका निभाई थी फिल्म के अंदर। अगर ये प्रिंट रहता तो हम प्रेमचंद को चलते फिरते देख सकते थे। और जो लेखकों में दो नाम मोहन भवनानी का भी है, तो इसलिए कि फिल्म का सिनेरियो जिसको आजकल पटकथा कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं, तो पटकथा लिखने का काम मोहन भवनानी ने किया था। मूल कहानी प्रेमचंद की थी और मूल कहानी के अलावा संवाद भी प्रेमचंद ने लिखे थे। तो इस फिल्म का सिनेरियो और निर्देशन मोहन भवनानी ने किया था। कहानी और संवाद मुंशी प्रेमचंद का है। उसके अलावा साउंड इंजीनियर फिल्म के ईशर सिंह थे, कैमरामैन बीसी मित्रा थे, संगीत निर्देशक बीएस हुगन, कला निर्देशक एस.ए. पाटणकर, साउंड इफेक्ट और स्पेशल ऑर्केस्ट्रेशन, ये एक विशेष बात थी उस ज़माने में। स्पेशल ऑर्केस्ट्रेशन किया गया था इसका, जिसे वाल्टर कॉफमैन और उनकी ऑर्केस्ट्रा पार्टी ने तैयार किया था। साउंड इफेक्ट और स्पेशल हो गया। फिल्म की जो प्रोसेसिंग होती है वो वीएस मराठे ने किया था और इसके एडिटर थे प्रताप डी परमार। ये तो रही उसकी टेक्निकल टीम। रही कलाकारों की बात, कलाकारों में जयराज का उल्लेख किया है शर्मा जी ने। जयराज के अलावा पी जयराज उनका पूरा नाम था। पी जयराज तो फिल्म के हीरो थे और जिनका नाम फिल्म के अंदर कैलाश था। उसके अलावा इसमें मिस पद्मा जो फिल्म की हीरोइन बेटी बनती है सेठ की, वह मिस बिब्बो थी। मिस बिब्बो दिल्ली की अभिनेत्री थी और इन्होंने लाहौर की भी फिल्मों में काम किया था, मुंबई की भी फिल्मों में काम किया था। तो मिस बिब्बो बहुत ही खूबसूरत और आज के हिसाब से बहुत ही आकर्षक हीरोइन, सेक्सी हीरोइन मानी जाती थी। तो मिस बिब्बो थी जो हंसराज की बेटी थी। विनोद उनके भाई की भूमिका है फिल्म के अंदर बहुत ज़बरदस्त। वो एसबी नायमपल्ली नाम के कलाकार ने की थी। कैलाश पी जयराज थे जो शिक्षित बेरोजगार है फिल्म के अंदर। कैलाश की माँ ताराबाई हैं और मिल मैनेजर जो विलेन जैसा ही है और विनोद का सहयोगी है वो खलील आफ्ताब ने किया था। फिल्म में एक कैरेक्टर महिला मजदूर का है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी भूमिका अमीना ने निभाई थी। उस अमीना के पति एसएम परमेश्वर बने थे और फिल्म में और भी जैसे फोरमैन बाकी मजदूर थे, उसमें एसआई पुरी, भूडो अडवाणी, नवीन याग्निक, एफएस शाह, अबू बकर वगैरह थे। इस तरीके से ये कहानी बनती है। फिल्म का कथासार जो बुकलेट में आया है, आप देखें कि आजकल के निर्देशक, निर्माता और कलाकार फिल्म के कहानियों की बात नहीं करते हैं, सुनाते भी नहीं है, बताते भी नहीं है। कहते हैं कि स्टोरी रिवील हो जाएगी तो फिल्म देखने का क्या मजा आएगा। लंबे समय तक जो बुकलेट छपते थे, जो प्रचार सामग्री छपती थी, उसमें फिल्म का कथासार दिया जाता था। जो लोग 55-60 की उम्र के हैं अभी, हमारी जैसी उम्र के, हमारे समवयस्क, उनको याद होगा कि हम लोग जब फिल्मी दुनिया और रंगभूमि इस तरीके की मैगजीन पढ़ते थे तो उसमें फिल्म की कहानियाँ छपती थी। फिल्म देखने जाते थे तो वहाँ जो 4 पेज 8 पेज का बुकलेट मिलता था, वहाँ नीली हरी स्याही में फिल्म का पूरा कथासार और सारे डिटेल्स लिखे रहते थे, गाने लिखे रहते थे, गाने में लड़का लड़की हीरो हीरोइन इस तरीके से नाम लिखा रहता था। तो इस फिल्म का कथासार जो है कि जो उन्होंने लिखा है फिल्म के हिसाब से, बिल्कुल आप देखें कि ट्रेलर जैसे आज का ट्रेलर होता है ना, वैसा ट्रेलर खींच रहे हैं। वो ट्रेलर क्या है, हम सेठ हंसराज टेक्सटाइल मिल देखते हैं। सबसे पहले मिल में काम करने वाले मजदूरों को देखते हैं, वही मजदूर उसको चलाते हैं। मिल के मालिक मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं, अंतिम समय है उनका। तो उनकी प्यारी बेटी पद्मा बिब्बो ने जिसकी भूमिका निभाई है, बगल में बैठी रो रही है। लेकिन वहीं जो दूसरे कमरे में भाई विनोद जो है वह मदिरा पान कर रहा है। उसको पिता की ज़्यादा चिंता नहीं है। जब वो पिता के पास आता भी है और झुकता है उनसे बात करने के लिए,
तो उसके मुंह से शराब की बू आती है, जिससे पिता का दिल और भी टूट जाता है। पिता की इधर मृत्यु होती है, पिता की लाश ठंडी भी नहीं हुई है, तब तक विनोद को चिंता हो गई है कि वसीयत में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसे शक है कि पिता ने उसको जायदाद से वंचित कर दिया होगा। लेकिन पिता ने उसका हिस्सा दिया है और साथ में अपनी बेटी को भी 50% का हिस्सेदार बनाया, पद्मा को भी। लेकिन हम देखते हैं फिर बाद में मिल में जाती है कहानी, वहाँ मजदूर बहुत उदास दिख रहे हैं और तभी फिल्म के अंदर एक नोटिस चिपकाई जाती है। उस नोटिस में छटनी की बात होती है, काम के ज़्यादा घंटों की बात होती है और वेतन के कटौती की बात होती है। ये सारी बातें होती हैं तो मज़दूर नाराज़ होते हैं, मज़दूर गुस्से में आते हैं और उनके बीच ये मीटिंग चालू हो जाती है। पद्मा भी आती जाती हैं फैक्ट्री में, वो अपनी कार से निकल रही होती हैं कि उनका एक एक्सीडेंट होता है। ये थोड़ा फिल्मी सीक्वेंस लगता है और एक युवक टकराता है, वो मूर्छित हो जाता है और उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। पद्मा उसे अस्पताल लेकर जाती हैं। पता चलता है कि वह शिक्षित बेरोजगार है। इस शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने, शिक्षित बेरोजगार, और भूखा है। पद्मा उसे 10 रुपये देती है, लेकिन वह रुपये नहीं लेता, वो कहता है मुझे काम चाहिए, और बाद में उसे काम भी दे दिया जाता है। वह पद्मा उसे अपने घर ले जाती है, अपनी माँ से परिचय करवाती है और हमें पता चलता है, बताया जाता है कि इस लड़के का नाम, इस युवक का नाम कैलाश है। हम फिर कुछ दृश्यों के बाद देखते हैं कि विनोद एक कोठे पर है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, पैसे लुटा रहा है नाचने वालों पर और देर तक सोया हुआ है। उसके कमरे में पूरा सामान बदहवासी का जो होता है वो पूरा फैला हुआ है। फिल्म की घटनाएं बहुत तेज़ी से घटती हैं। उस घटनाओं के क्रम में हम देखते हैं कि फिल्म में मज़दूर अब स्ट्राइक के मूड में आ गए हैं और हिंसात्मक हो गए हैं। वे मिल मैनेजर और विनोद पर आक्रमण भी करने को तैयार हैं, क्योंकि उनके वेजेस काटे जा रहे हैं, समय का काम करने का समय बढ़ा दिया गया है। ये सारी बातें होती हैं। लेकिन कैलाश उन्हें बताता है कि नहीं, हमें शांतिपूर्ण तरीके से और अपनी मांगों को पहले रखना चाहिए मालिक के पास, और इस बात के लिए वो हड़ताल पे जाते हैं। पद्मा अपने भाई के खिलाफ जा कर के हड़ताल में बैठ जाती है और मज़दूरों का साथ देती है, कैलाश का साथ देती है। इस बात से विनोद और नाराज़ होता है और मैनेजर के साथ मिल भगत करता है। वो बाहर से मज़दूरों को बुलाता है और उनसे काम करवाना चाहता है, जैसा कि मिलों की टैक्टिस चलती है, कहीं से भी फैक्ट्री की टैक्टिस होती है। लेकिन पद्मा उन मज़दूरों के सामने भी अपील करती है, उनको समझाती है, तो वे मज़दूर भी मान जाते हैं और काम करने से मना कर देते हैं। स्थिति बदतर होती जा रही है। विनोद बहुत तैश में है, गुस्से में है। तब तक कैलाश दो साथियों के साथ उनके दफ्तर में पहुंचता है उनसे बातें करने के लिए। इस बीच जो हुआ कि मिल के एक महिला मज़दूर पर विनोद की बुरी नज़र है। वह मैनेजर की मदद से उसे बुलाता है और उसका शोषण करना चाहता है, लेकिन वह मिल मज़दूर, जो महिला मज़दूर है, उस पर अटैक करती है और वहाँ से भाग जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसका पति उस पर डाउट करता है कि यह ज़रूर मिल मालिक से मिल के आ रही है और इसका कोई अवैध संबंध होगा वहाँ पे। वो उस पर चाकू उठाता है, बात बहुत बिगड़ जाती है, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस बात से भी मिल मज़दूरों का गुस्सा और भड़कता है। वे लोग बिल्कुल स्ट्राइक पर जाने के मूड में हैं और तभी विनोद वहाँ पहुँचता है। कैलाश वहाँ पहुँचता है विनोद से बात करने के लिए, और उस बातचीत में पता चलता है कि विनोद का गुस्सा बढ़ गया, उसने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया है। तब तक पुलिस भी पहुँचती है, इधर से पद्मा भी पहुँच जाती हैं। लेकिन इस बीच विनोद ने गुस्से में आकर उन पर गोली चला दी है और इस गोली में कैलाश और कैलाश के दोनों साथी घायल हो गए हैं
और उन्हें जल्दी से अस्पताल पहुंचाया जाता है। पुलिस अरेस्ट कर लेती है कैलाश को, क्योंकि वो चश्मदीद गवाह, पुलिस खुद चश्मदीद गवाह है। बाद में सीन आता है जिसमें कोर्ट में मुकदमा चलता है, वहाँ उसको सज़ा हो जाती है विनोद को 5 साल की। अब सारी जिम्मेदारी पद्मा पर आ जाती है, मिल चलाने की और सारा सब कुछ देखने की। लेकिन पद्मा मज़दूरों से बात करती है, कहती है कि भाई अब मेरा जो रिसोर्सेज था मिल चलाने का वो सारा सब खत्म हो चुका है, और आप लोगों को कुछ समय के लिए कम मजदूरी पर काम करना पड़ेगा। मजदूर फिर से नाराज़ होते, वो कहते हैं ढाक के वही 3 बात, फिर से वही बात हो रही है। फिल्म की जो समीक्षा लिखी गई थी बाबूराव पटेल की मैगजीन में, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मजदूरों की चिंता किसी को नहीं है। पहले विनोद शोषण कर रहा था, कम मजदूरी दे रहा था, पद्मा उन्हें लल्लो चप्पो दे करके फुसला करके उनसे वही काम कम पैसों में करवाती है। तो मजदूर की चिंता किसी को नहीं है। यह समीक्षक ने यह इस बात का हवाला दिया था। बात फिर उसके बाद से आगे चलती है और हम देखते हैं कि फिल्म की कहानी अरे यार सॉरी, टेक्स्ट मोबाइल पे भाग जाता है। आप लोगों के सवाल नहीं आ रहे हैं, बहुत ही अजीब सी बात है, और कोई जिज्ञासा नहीं आ रही है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो पता नहीं आप लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, नहीं मालूम मुझे। तो मैं था कि विनोद ने उन पर गोली चला दी है, उसे सज़ा भी हो गई है। पद्मा के ऊपर जिम्मेदारी आती है, पद्मा मिल को संभालती है लेकिन कम पैसे में काम करवाती है। ये बात उसकी अपील हो जाती है, लेकिन जब वो फैक्ट्री पहुंचती है वापस, तो वहाँ पे 50,000 रुपये का एक पड़ा हुआ है। इस बात की जानकारी उस कथासार में नहीं दी गई है कि वो पैसा वहाँ कहाँ से आया, लेकिन इस बात से मज़दूरों को लगता है कि अब कम मजदूरी में काम नहीं करना पड़ेगा। दूसरी खबर ये आती है कि कैलाश और पद्मा शादी करने जा रहे हैं। कैलाश जो मज़दूरों का नेता था और पद्मा जो मिल मालिक की बेटी है, दोनों शादी करने जा रहे हैं। और इस बात के साथ फिल्म ख़त्म होती है और एक मैसेज आता है कि मिल मालिक और मज़दूर मिलकर काम करें तो कोई भी फैक्ट्री। ये 1939 में नए क्लाइमैक्स के बाद का कथासार है, जिसमें ये सारी तब्दीली हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये सारा बदलाव हुआ था। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फिल्म में बाबूराव पटेल, जो उस समय फिल्म इंडिया चलाते थे, फिल्म इंडिया में फिल्मों के रिव्यू आते थे, तो जुलाई महीने में 1939 के जुलाई महीने में, चूँकि यह फिल्म 5 जून को रिलीज़ हुई थी, तो 1939 में इस फिल्म का रिव्यू लिखा गया था। उस रिव्यू को पढ़ना बहुत मज़ेदार है, और किस तरीके से तब रिव्यू लिखे जाते थे। उन्होंने शुरुआत की है कि आश्चर्य है कि सेंसर बोर्ड ने क्यों नागरिकों की सुरक्षा हटा दी। यहाँ आशय ये है कि जो 5 सालों तक नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर, नागरिकों के फ़ायदे के नाम पर जिस फिल्म को रोका गया था, उस फिल्म की सुरक्षा क्यों हटाई गई। नागरिकों को अब क्यों 5 सालों के बाद इस फिल्म को रिलीज़ ही करना था, तो फिर अब तक क्यों 5 साल तक रोक के रखा। उनका यह कहना है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस पर प्रतिबंध लगा हो। वास्तव में समीक्षक ने जो फिल्म देखी होगी वह 1934 वाली फिल्म नहीं थी। ये 1939 के बाद की फिल्म थी, जिसमें क्लाइमैक्स बदल गया था, कहानी बदल गई थी, मिल मालिक और मज़दूरों के संबंध बदल गए थे। इसलिए उनको ये लगा कि इस फिल्म पर तो पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर क्यों पाबंदी लगी थी। कहानी जो उस समय की समीक्षा में कहानी भी दी जाती थी, तो उन्होंने कहानी लिखी है कि एक मिल मालिक, मरणोपरांत जिसके दयालुता की चर्चा होगी,
अपने बेटे और बेटी को मिल का साझीदार बनाकर मर जाता है। बेटी अच्छी है, बेटा बुरा है। वह शराब पीता है, औरतों के पीछे भागता है और पैसे लुटाता है, और सबसे बड़ी बात कि वह मजदूरों की खास परेशानियों को नहीं समझता है। इस बात के लिए उसकी बहन उसे हमेशा डांटती रहती है। फिर समस्या आरंभ होती है। मजदूर हड़ताल पर जाते हैं। लड़की मजदूरों का साथ देती है, लड़का विरोध करता है। मिल मैनेजर नफरत फैलाता है और खाली समय में मिल की लड़कियों पर बुरी नज़र डालता है। राहत की बात है कि वह फिल्म कि हीरोइन से शादी नहीं करना चाहता है। अमूमन उस जमाने की कहानियों में ऐसा होता था कि फिल्म का विलेन फिल्म की हीरोइन से शादी करना चाहता था। लड़का शराब में धुत रहता है, लड़कियों के साथ मस्त रहता है। मामला क्लाइमैक्स तक पहुंचता है। लड़की एक जवान मजदूर से मिलती है, रोमांस होता है, उनके बीच को सामान्य बातें होती हैं। फिर एक्सीडेंट होता है, फिर अस्पताल जाते हैं और आखिरकार दिल में भावनाओं का ज्वार उमड़ता है। लड़के को हड़ताल से निपटना है। वह धमकी देता है, आपे से बाहर होता है, गोली चला देता है और जेल हो जाती है। लड़की का रोमांस जागता है। वह मिल मालिक कैसा होना चाहिए का संदेश देती है। किसी को मजदूरों की चिंता नहीं है, यहाँ उन्होंने जिक्र किया इसका। उनका शोषण जारी है, इस बार लल्लो चप्पो और युक्ति से दोनों तरीके से पूंजीपति का धन बढ़ रहा है। एक्टिंग के बारे में उन्होंने लिखा है कि एक्टिंग किसी ने अच्छी एक्टिंग नहीं की है, केवल बिब्बो ने थोड़ी कम खराब एक्टिंग की है। जी हाँ, ये लिखने का जो तरीका है कि बिब्बो ने थोड़ी कम खराब एक्टिंग की है, मतलब जाहिर सी बात है कि वो भी मोहन भावनानी ने निर्देशन किया है, उनकी ही पटकथा है, दोनों बुरे हैं। फिल्म 5 साल पुरानी है, तकनीक और भी पुरानी है। संवाद कुछ दृश्यों में अच्छे हैं, संगीत अनुचित है। तो संवाद कुछ दृश्यों में अच्छे हैं, ये गौर करने की बात है हमारे लिए, क्योंकि संवाद, इस फिल्म के संवाद प्रेमचंद ने लिखे थे, तो उसका जिक्र होता है। और फिर ये फिल्म इस तरीके से ख़त्म होती है। तो ये सारी बातें हैं रोचक, मनोरंजक और जानकारी की। ये इतनी सारी बातें हुई। अब मेरे पास इस बीच में कुछ सवाल आए हैं। विभावरी जो हमारी JNU की ही प्रोडक्ट है, और साहित्य और सिनेमा के जुड़ाव को अक्सर हम शुद्धतावादी नज़रिए से देखते हैं, जबकि दोनों विधाएं अलग अलग भाषा में बात करती हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ज़रूरी सवाल है साहित्य और सिनेमा का। साहित्य और सिनेमा के बारे में पिछले दिनों अशोक मिश्र जी हैं, उनका एक इंटरव्यू किया था हमने, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि सिनेमा वाले साहित्य नहीं पढ़ते हैं और साहित्य वाले सिनेमा से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, जिसकी वजह से खास करके हिंदी साहित्य और हिंदी सिनेमा के बीच कोई पुल ही नहीं बन पाया कभी। और उन्होंने, विभावरी ने बिल्कुल सही लिखा है कि साहित्य और सिनेमा दोनों अलग विधाएं हैं, अलग भाषा है दोनों की। जो कहानियां फिल्मों में ली भी गई हैं साहित्य से, उनमें देखें कि बांग्ला साहित्य सबसे ज़्यादा लिया गया है। और बांग्ला जब न्यू थिएटर्स बना उस समय, और वहाँ पे मदान थिएटर्स था कलकत्ता में, तब मदान थिएटर्स और न्यू थिएटर्स ने, एक ने मदान में बंकिम चंद्र के साहित्य पर ज़्यादा फिल्में बनती थी, और न्यू थिएटर्स में शरद चंद्र की किताबों पर ज़्यादा फिल्में बनती थी। इसके अलावा बंगाली के और सारे साहित्य को भी, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं पर भी फिल्में बनी हैं। तो बंगाल का ट्रेडिशन बहुत ज़बरदस्त रहा था। हिंदी का ट्रेडिशन हम देखते हैं कि हिंदी में नहीं बन पाया। सबसे पहले प्रेमचंद की कहानी गोदान पे 1963 में फिल्म बनी थी, और वो बिल्कुल नहीं चल पाई थी। सवाल आ रहे हैं मेरे पास। इफ एक्टिंग वाज नॉट गुड, वाज इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर?
महनाज, ये बड़ी फिल्म जब ख़राब हो जाती है ना तो सारा दोष डायरेक्टर का हो जाता है, और फिल्म अच्छी होती है, खास करके आजकल हम लोग देख रहे हैं कि फिल्म अच्छी होती है तो सारा क्रेडिट एक्टर ले जाता है। वही बात उस समय भी रही होगी। और मोहन भावनानी कोई इतने सफल और बहुत ही कह लें सिद्ध डायरेक्टर नहीं थे, बहुत ही कामयाब भी नहीं थे, और बहुत ही जिनका क्राफ्ट्समैनशिप की कोई चर्चा नहीं थी। तो हो सकता है कि ये फिल्म कमज़ोर रह गई हो, तभी बाबूराव पटेल के समीक्षक ने, फिल्म इंडिया के समीक्षक ने इस तरीके से उसकी आलोचना और भर्त्सना की थी। एक और सवाल है महनाज का। महनाज कराची में रहती हैं और मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, भाभी हैं, बहुत ही प्यारे मेरे एक दोस्त थे, अब कहना बहुत अच्छा नहीं लगता है, रहमान साहब उनकी पत्नी हैं, और वहाँ मज़दूरों के हक़ की, महिलाओं के हक़ की बात करती हैं। औरत नाम से एक संस्था चलाती हैं, उनसे मेरा नियमित संपर्क है। आपको मैं एक बहुत ही बात बताऊं कि रहमान साहब का आखिरी समय था, और ये ऐसा संयोग हुआ था, रहमान साहब, ये थोड़ा अवान्तर प्रसंग है लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। रहमान साहब के साथ में पीकिंग में साथ में काम करते थे हम लोग, विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में, और एक बार मैंने उनको अपने घर पर लता मंगेशकर के गाने सुनाए, बाकी गाने सुनाए, और शारदा सिन्हा के गाने सुनाए। शारदा सिन्हा का गाना सुन करके वो लगभग ऐसा तासीर उसका हुआ उनके ऊपर कि उन्होंने मुझसे कैसेट लिए, बार बार आते थे, बार बार शारदा सिन्हा को सुनते थे। और जब मैं भारत आ रहा था बीच में छुट्टियों पे, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी शारदा सिन्हा के लिए, जो चिट्ठी मैंने शारदा सिन्हा को पहुंचाई थी और शारदा सिन्हा को बताया था। शारदा सिन्हा इस बात से बहुत खुश हुई थी। फिर बाद में मैं भारत आ गया, वो कराची चले गए, और वहाँ कराची में मज़दूरों के फिल्म पत्रकारों के का नेतृत्व किया उन्होंने, आंदोलन किया। जियाउल हक के समय बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जहाँ उनकी सड़कों पे पुलिस ने उनको घेरा था, मारा था, पीटा था, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी बात रखी, हमेशा पत्रकारों के हक की बात की, और उन तो महनाज ने, भाभी ने मुझे बताया था कि जब वो आखिरी समय था तो उस समय शारदा सिन्हा का गीत उन्हें सुनाया था। गीत की पंक्तियां भी लिखी थी उन्होंने कि पग पग आऊँ तेरे पास, ऐसा कुछ करके वो गीत सुनाया गया था रहमान साहब को, और उन्हें शांत के साथ विदा ली थी, फना हुए थे। यह एक अलग प्रसंग था। तो महनाज का सवाल था कि वॉज इट द ओरिजिनल एंड और वॉज चेंज्ड बिकॉज ऑफ सेंसर बोर्ड। महनाज, जैसा कि मैंने पहले बताया इसके बारे में कि ओरिजिनल एंड बदल गया था, और वो सेंसर बोर्ड की सलाह पर बदला गया था। उन्होंने हिदायत दी थी कि बदल दो, गांधी जी का रास्ता अपना लो, इसका जो कम्युनिस्ट फर्वर है उसको कम कर दो, ख़त्म कर दो, और यही किया गया। उसका एंड बदल दिया गया। फिल्म जो ओरिजिनल बनी थी उससे 1200 फीट फिल्म काट दी गई, 1200 फिल्म काट दी गई, जिसकी वजह से फिल्म जो रिलीज़ हुई 1939 में, जो बम्बई में रिलीज़ हुई, वह फिल्म काफ़ी कटी छटी और मूल के बिल्कुल करीब नहीं थी। जबकि लाहौर में जो फिल्म रिलीज हुई थी, लाहौर सेंसर बोर्ड के जरिए जो लखनऊ गई, जो बनारस गई, और जिसे देख करके प्रेमचंद के प्रिंटिंग प्रेस के मज़दूरों ने ही हड़ताल कर दी। ये अपने आप में कितना रोचक प्रसंग है और कितना ज़रूरी प्रसंग है कि एक लेखक, फिल्म का लेखक कहानी लिखता है, उसके संवाद लिखता है, मज़दूरों के हक़ की बात करता है, और उसी की प्रिंटिंग प्रेस में मज़दूर उससे प्रेरित होकर हड़ताल कर देते हैं। तो महनाज, ये ओरिजिनल नहीं रह गया था, ओरिजिनल जो अंत था उसका वो नहीं रह गया था, उसका अंत बदल दिया गया था। और फिर जो अभी बाद में हमने फिल्म देखी वो उस तरीके से आता है। गीता श्री जी का सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए हिंदी वाले खुद ही दोषी हैं?
गीता आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मेरा ऑब्जर्वेशन तो यही है। और यहाँ पे कई सारे साहित्यकार आते हैं या साहित्यकार जो संपर्क में आते हैं वो फिल्मों की कहानी लिखना चाहते हैं, फिल्मों में काम करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ बार बार आती है और जिसकी चर्चा होती रहती है कि कहानी तो ली उन्होंने लेकिन मेरी कहानी की आत्मा नहीं रही, कहानी का मर्म ख़त्म हो गया, कहानी बदल गई। तो ऐसे लोग सचमुच में बहुत हिचकते हैं यहाँ आने से, और शायद डायरेक्टर्स की तरफ से भी या फिल्म प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन हमने देखा, मैं दो फिल्मों का उदाहरण लूँगा। एक पुरानी फिल्म तीसरी कसम जो रेणु जी ने लिखा था, और रेणु जी अपनी फिल्म से, जैसा कि फिल्म का एंड भी वहाँ भी बदलने की बात हुई थी, फिल्म के एंड को बदल दिया जाए, और शैलेंद्र ने रेणु को ही बिठा दिया था मीटिंग में राज कपूर के सामने, और रेणु ने कहा था कि नहीं, मैं तो नहीं चाहूँगा कि फिल्म की कहानी, फिल्म का अंत बदले, वरना तीसरी कसम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और नहीं बदला गया था, और वे इससे दुखी नहीं थे। मुझे ऐसा हवाला नहीं मिलता, भारत यायावर या दूसरे अध्येता बताएंगे कि क्या वे अपने फिल्म से दुखी भी हुए थे। जो उन्होंने रिपोर्ट लिखी है, जो शैलेंद्र की बातें की हैं, जो बाद में संस्मरण लिखा है, उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं मिलता है। और अभी हाल में जो पिछले दिनों कम लोगों ने देखी है फिल्म, काशी का 80 पर जो फिल्म बनी है मोहल्ला 80, मैंने खुद काशीनाथ जी से बात की थी, और काशीनाथ जी ने कहा था कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि काशी का 80 के ऐसे 2 चैप्टर को उठा करके कोई फिल्म का रूप दे सकता है। वे भी डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के काम से संतुष्ट थे। तो गीता आप सही कह रही हैं कि ये कहीं न कहीं हिंदी के लेखकों का भी दोष है कि वे सहज रूप से तैयार नहीं होते हैं। मुझे याद है शायद 2012 में FTI में जब पंकज राग जी थे, वहाँ पे पंकज राग ने एक बहुत अच्छा आयोजन किया था, जिसमें फिल्मकारों को भी बुलाया था, स्क्रिप्ट राइटर्स को बुलाया था, और हिंदी के साहित्यकारों को बुलाया था, और सभी ने काफ़ी बातचीत की थी। उस बातचीत में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी, और तब कमलेश पांडे गए थे, हिंदी स्क्रिप्ट राइटर जो मशहूर हैं, अंजुम रजब अली थे, इन सभी ने वहाँ पे उनको ही समझाया था, बताया था साहित्यकारों को कि अगर आप लोग फिल्मों में लिखना चाहते हैं तो हमारे संपर्क में रहें, हमारे साथ रहें, हम इसके क्राफ्ट की जानकारी आपको देंगे। फिल्म का कंटेंट एक अलग चीज़ है, और साहित्य का कंटेंट बिल्कुल अलग है, साहित्य की कथा वस्तु अलग है, साहित्य का निर्वाह बिल्कुल अलग तरीके से होता है। लेकिन जब फिल्म में, जब उसको विजुअल मीडियम में लाते हैं, जब इमेजेस में आप बात करते हैं, तब वो कहानी बदल जाती है, उसके कहने का तरीका बदल जाता है। तो ज़रूरी है कि इसकी ट्रेनिंग ली जाए, इसके क्राफ्टमैनशिप से की जाए। और अब तो मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा है, जिस ढंग से वेब सीरीज़ बन रहे हैं, जिस ढंग से तमाम संभावनाएं बढ़ गई हैं, हिंदी के राइटर आएँ, हिंदी के राइटर सहयोग करें, थोड़ा समय दें और सीखने की कोशिश करें, थोड़ी छूट दें अपनी कहानियों को। अगर कहानी चुन ली जाती है, कहानी कोई निर्देशक ले लेता है, तो उसको थोड़ी आज़ादी दें कि वह अपने हिसाब से, आपकी सहमति से ही वो तब्दीली कर सके। सूरज कुमार जी का है कि सत्यजीत रे, गिरीश कसरावल्ली, गुरविंदर सिंह, मणि कौल, MT वासुदेवन नायर आदि को लेकर अपनी राय बताएं। फ्रेंच न्यू वेव के मैनिफेस्टो के, ये तो सूरज कुमार जी, ये बहुत ही गंभीर सवाल है और एक अलग चर्चा का विषय है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। बाकी गिरीश कसरावल्ली एक अकेले फिल्म मेकर है अभी जीवित मेकर में, जो लगातार साहित्य पर ही फिल्में बनाते रहे हैं। उनकी सारी फिल्में किसी न किसी साहित्य पर हैं। कन्नड़ भाषा के गीताश्री पूछ रहे हैं, तीसरी कसम का अंत बदल देते तो इतिहास कुछ और होता है, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, इतिहास क्या होता है? तीसरी कसम की सचमुच में जो आत्मा खत्म होने की बात करते हैं वो हो जाता है, क्योंकि तीसरी कसम खाई ही इसी बात पर जाती है कि दोनों मिल नहीं पाते हैं। अगर दोनों मिल जाते, हीरामन और हीराबाई, तो फिर उस तीसरी कसम का कोई तुक ही नहीं बनता था।
इसलिए और वही तो उस फिल्म का मर्म है, वही तो उस फिल्म की जान है, जो 3 कस्में हैं। और मुझे बहुत संभावना है, बहुत उम्मीद है कि गीता में यह उदारता भी है और गीता इस बात के लिए तैयार भी है। और गीता की कहानियाँ जिस तरीके से आ रही हैं और जितने अच्छे तरीके से वो लोग को पकड़ रही हैं, आम जीवन को पकड़ रही हैं, रोचक कहानियाँ लेकर आ रही हैं, उन पर किसी भी निर्देशक की नज़र पड़ जाएगी तो वो कभी भी फिल्म बन सकती है। और जो गीता से मेरी निजी बातचीत है, गीता इसके लिए तैयार भी है कि वो निर्देशक को पूरी छूट देने को तैयार हैं। तो अगर कोई सुन रहा हो निर्देशक, तो गीताश्री से संपर्क कर सकता है या फिर गीताश्री के लिए मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं उनकी चीज़ें उपलब्ध करवा सकता हूँ। वैसे हिंदी में बहुत सारे लोगों ने अच्छा लिखा, इधर की राइटिंग बहुत सारी आई है। और ऐसे अब तो ऐसे निर्देशक अविनाश आ गए हैं, अविनाश का हिंदी साहित्य से लगातार संपर्क रहा है। गौरव आ गए हैं, गौरव सोलंकी, वो खुद साहित्यकार हैं और उनकी 11वीं ए के लड़के काफ़ी चर्चित रही है, उन्होंने अभी आर्टिकल 15 लिखी। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि युवा पीढ़ी भी आ रही है, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये आने वाले समय में ये पुल बनेगा और बहुत ये पुल मजबूत पुल बनेगा, जहाँ साहित्य और सिनेमा में आना जाना हो सके। साहित्य अपने फिल्म मेकर भी साहित्य पढ़ सकें, साहित्य जान सकें। फिल्म मेकर के अब उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि यहाँ क्या मजबूरी है, हिंदी कैसे नहीं पढ़ पाते हैं लोग, हिंदी का संपर्क कम है। हिंदी में एक चीज़ जो ज़्यादातर निर्देशकों ने मुझसे कहा, ज़्यादातर उनका कहना है कि हिंदी की कहानियाँ और हिंदी के उपन्यास बहुत ज़्यादा विवरणात्मक होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं, जिसको छोटा करना या जिसमें हेर फेर करना थोड़ा मुश्किल सा होता है। घटनाएं कम होती हैं, इमोशंस, भावनाएं ज़्यादा होती हैं और विवरण ज़्यादा होता है। चरित्र के मन में क्या चल रहा है, इसके विवरण में पृष्ठ दर पृष्ठ लिख दिए जाते हैं, लेकिन फिल्म में उसको सेकंड्स में दिखाया जा सकता है, उसके भाव को, जिसके लिए हमें 500 शब्द खर्च करने पड़ते हैं, वो मुश्किल से 5 सेकंड की बात होती है। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर फिल्मों के हिसाब से लिखना है, विशेष रूप से फिल्मों के लिए लिखना है, तो बिल्कुल वो राइटिंग अलग होगी और उस पर हमें विचार करना चाहिए। तो दोस्तों लगभग 1 घंटा हो गया है और मैं विदा लूँगा, मेरी आवाज़ भी अब फंस रही है और आप सभी के साथ बहुत अच्छा रहा। मैं इसको देख नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया कि किन लोगों ने सवाल पूछे हैं, और बहुत सारे मित्र मेरे आए हैं। अभी हरीश पाठक को मैं देख रहा हूँ, गीता जी के तो सवाल ही आए, महनाज आई, अजीत आज़ाद आए, अब मैं नाम पढ़ देता हूँ, शशि सिंह भी आए हुए हैं, प्रीति जायसवाल आए हैं जो इनका सवाल था ब्रह्मात्मज को लेकर के, नूतन बाला हैं, अर्चना झा हैं, जय नारायण प्रसाद जी हैं, उसके अलावा प्रियरंजन झा हैं, सरिता जैन हमारी बेहद प्रशंसिकाएँ हैं। जब भी मैं कुछ लिखता हूँ, बताता हूँ, तो ये ज़रूर मेरी तारीफ़ करती हैं, आप ऐसे ही किया करें सरिता जी। नीलोफर त्रिपाठी हैं, कृष्ण मौर्य हैं, पूजा पाठक आई हैं, कृपाशंकर मिश्रा जी मेरे पड़ोसी हैं और अभी गांव गए हुए हैं यूपी, तो यहाँ ठीक नेक्स्ट डोर नेबर हैं मेरे। कृपाशंकर जी नमस्कार। विभूति आनंद भी आए थे, अरे वाह, प्रणाम सर। पापोरी गोस्वामी हैं, डॉक्टर लीना झा हैं, सुपर्णा सिंह आई हैं, सोनू नीलू झा हैं, मनिका मोहिनी जी हैं, कंचन कांत हैं, सविता मनचंदा हैं, हृदय मयंक जी भी आए थे। हृदय मयंक जी साहित्यकार हैं और कवि हैं मुंबई के। सत्यम मिश्रा जी आए थे, प्रियंका सहाय, उसके अलावा सुनीता सिन्हा मेरी बहन है, रश्मि रवीजा मेरी बहन है, वाणी भारद्वाज, इतने सारे लोग आए तो बहुत अच्छा लगा। और एक समय में मैंने देखा कि 30 लोग सुन रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है और आप सभी का धन्यवाद। और
फिर मिलेंगे, कभी कोई बात हुई, कभी इस तरीके की कोई चर्चा हुई तो। और हाँ, चलते चलते मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है सिनेमा हॉल नाम से, सिनेमा हॉल यूट्यूब चैनल आप देखें। चवन्नी चैप मेरा ब्लॉग है, वहाँ भी मैं लिखता रहता हूँ। इसके अलावा मैं इधर उधर छिटपुट रूप से लिखता रहता हूँ। आजकल मैं सत्य हिंदी के लिए भी लिख रहा हूँ, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए लिखता हूँ, मैं लोकमत समाचार में लिखता हूँ, अभी स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में लिखता हूँ, और नवजीवन में लिखता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग किसी को जानते हो जहाँ मैं लेख दे सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी इस क्राइसिस के समय में बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें, और प्रधानमंत्री के शब्दों में इस आपदा को अवसर में बदलें। धन्यवाद, नमस्कार।